हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जीव जगत का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की पद्धति में समय के साथ आए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आपको वर्गीकरण की पद्धति जो परिवर्तित हुई, मतलब प्राचीन समय में क्या थी और अभी क्या हुई, उन वर्गीकरण को परिवर्तन को आपको बतलाना है। तो पहला है कैरोलस लीनियस, यानी सर्वप्रथम जो है वर्गीकरण की पद्धति को किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। आप चित्र में देखिए, कैरोलस लीनियस दिख रहे हैं, इन्होंने ही बताया वर्गीकरण की पद्धति को। तो कैरोलस लीनियस एक प्रमुख स्वीडिश जीव विज्ञानी थे, जिन्हें जीव विज्ञान के विषय में उनके योगदान के कारण वर्गीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यानी वर्गीकरण की पद्धति का श्रेय किसे जाता है? कैरोलस लीनियस को। ये वर्गीकरण का की द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के जनक में से एक हैं। इन्होंने संपूर्ण जीवों को दो जगत में बांटा, जंतु एवं पादप में बांटा। जीवों के नामकरण की द्विनामकरण पद्धति के भी जनक लीनियस ही थे। तो आपको ये याद रखना है कि द्विनाम पद्धति भी किसने बतलाई? कैरोलस लीनियस ने। अगला है वर्गीकरण की पद्धति में समय के साथ आए हुए परिवर्तन की दूसरी विधि। तो अब हम जानेंगे कृत्रिम वर्गीकरण। तो कृत्रिम वर्गीकरण जो है वर्गीकरण की प्राचीनतम विधि है, अप्राकृतिक पद्धति है। इसमें जीवों को उनके कुछ लक्षण, आवास, बाह्य आकार की इस आधार पर बांटा गया था। और अरस्तु और थियोफ्रास्टस जो थे, जॉन रेड जो थे, इन वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख वैज्ञानिक थे। यानी ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, अरस्तु और थियोफ्रास्टस, इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम वर्गीकरण किया था। जीवों के आकार के अनुसार, जीवों के आवास के अनुसार उनकी पद्धति जो है इसी पर ही आधारित थी। तो ये कहलाती है कृत्रिम वर्गीकरण। अगला है थर्ड, प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो वह वर्गीकरण पद्धति जिसमें जीवों के रचनात्मक, आकृति, स्वभाव, व्यवहार आदि के गुणों के आधार पर उनको समूह में अलग अलग भागों में क्या किया? विभाजित किया था। इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? कैरोलस लीनियस ने की थी। तो जो द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है? कैरोलस लीनियस। और जो प्राकृतिक वर्गीकरण के भी जनक कौन कहला जाएंगे? कैरोलस लीनियस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है परपोषी बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया, इन दोनों की परिभाषाएं लिखना है। तो देखिए, परपोषी बैक्टीरिया क्या कहलाता है? देखिए, परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरा, पोषी का मतलब होता है जो पोषण देने का कार्य करे। तो जो दूसरे से अपना पोषण ग्रहण करे, परपोषी। तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कुछ जीवाणु जैसे एजिटोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रिडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर दे रहे हैं? बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो जो परपोषी बैक्टीरिया है ये पहला कार्य करता है। दूसरा है औषधि के निर्माण में ये किस तरह से यूजफुल है परपोषी बैक्टीरिया। अब है कि औषधि निर्माण में क्या है, कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रतिजैविक औषधियों ने निर्माण की। तो इस प्रकार औषधि के निर्माण में किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रतिजैविक औषधि बनाने में। और लैक्टिक अम्ल का निर्माण, तो जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जीवाणु है वो दूध के लैक्टोज शर्करा को दही में परिवर्तित कर देता है। अब आ जाता है रेसे की रेटिंग। रेसे की रेटिंग का मतलब होता है कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? रेसे को क्लीन करने का कार्य करते हैं। तो कुछ जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, ब्यूटीरियम पादप रेशे के उत्पादन में सहायक होते हैं। मतलब जो पादप रेशे हैं उनका उत्पादन करना है तो वो क्या करते हैं? ये क्लॉस्ट्रिडियम, ब्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है आद्य बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया के अभी यूज जाने, अब हम जानेंगे आद्य बैक्टीरिया। तो आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैथेनोजेंस होते हैं। इसके अंदर वे अवायवीय जीवाणु आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक अम्ल से मेथेन बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये आद्य बैक्टीरिया क्या उत्पन्न कर रहे हैं? मेथेन बनाते हैं। हेलोफाइल्स,
ये बहुत ही नमक सांद्रता में पाए जाते हैं। नमक सांद्रता का मतलब है कि जिसकी सांद्रता जो मैथोजेंस तथा हेलोफाइल्स जो होते हैं अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, अवायवी, मतलब एयर नहीं होती जहाँ पर, और आर्की बैक्टीरिया जो है अवायवी समूह बनाते हैं। मतलब आर्की बैक्टीरिया भी जो क्या होते हैं, वो इस तरह के समूह बनाते हैं जहाँ पे एयर नहीं होती है, तो वो आ जाते आर्की बैक्टीरिया का अवायवी समूह बना लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिसे कह रहे हैं साइक्लोटेला X1000। तो ये जो है साइक्लोटेला, ये इस तरह के जो प्लाज्मिड्स जो हैं वो उनके पिक्चर्स हैं। अब आइए, अगला है डायटम्स। जो अभी अपन ने चित्र देखे वो किसके हैं, डायटम्स की है। तो डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? तो डायटम कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है। आप देख रहे हैं बॉक्स में जो हम जो साबुन रखते हैं, सोप रखते हैं, वो बॉक्स के समान दिखाई दे रहे हैं। तो ये साबुनदानी की तरह ही अतिव्याप्त होती है, कवच दिखाई देता है। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। तो आपको याद रखना है, साबुन के दाने के जैसा तो दिखाई दे रहा है, पर उसकी भित्ति जो किसकी बनी हुई है, वो सिलिका की बनी हुई होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी भित्ति आवरण है वो कठोर है। कठोर आवरण होने के कारण क्या कर रहे हैं, वो उसकी रक्षा करने का कार्य कर रही है। मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को ही क्या कहते हैं, डायटमी मृदा भी कहते हैं। तो यही कहलाता है डायटमी की कोशिका भित्ति के लक्षण। ये देखिए स्पाइरोगायरा। अब हम इस स्पाइरोगायरा को देख रहे हैं, तो ये यदि स्पाइरोगायरा जो हमें इस तरह से ग्रीन दिखाई दे रहा है, यदि पूरे तालाब में फैल जाए तो जो तालाब है वो बहुत ही कलरफुल दिखाई देगा। तो देखिए, अपना क्वेश्चन है शैवाल पुष्पन। तो शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे जो हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो शैवाल पुष्पन कभी कभी कुछ हरे शैवाल जैसे क्लोरेला और सैंडेस्मस एवं स्पाइरोगायरा, अभी आपने देखा स्पाइरोगायरा आदि के जल स्रोतों में अत्यधिक क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है, यानी पूरे में फैल जाता है। और जब ये पूरे में तालाब में फैल जाता है तथा ये आपस में गुच्छित होकर, मतलब बहुत पास पास होकर गुच्छे का रूप ले लेता है, तो गुच्छित होकर जल को हरा रंग प्रदान करते हैं, तो इस अवस्था को शैवाल का पुष्पन कहा जाता है। तो आपको बहुत टफ नहीं, इजी वे में समझना है कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो समुद्र में पानी की सतह के ऊपर जो है गुच्छे के रूप में फैल जाते हैं, तो वह गुच्छे का रूप ही क्या कहलाता है, शैवाल पुष्पन, जैसे स्पाइरोगायरा आपने अभी देखा। अगला है देखिए लाल तरंगे। आपको चित्र से ही क्लियर समझ में आ रहा होगा कि देखिए लाल तरंगों के रूप में, तो लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट शैवाल, उदाहरण डेस्मेट, स्वच्छ एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। याद रखना, ये नाम आपको याद रखना है। कभी कभी समुद्र में इनकी वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण पानी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी ये डायनोफ्लैजिलेट शैवाल जो हैं पानी में इस तरह, जैसे स्पाइरोगायरा फैला तो वो हरा था, पर ये जो डायनोफ्लैजिलेट हैं जब ये पानी में फैल जाते हैं तो उनका कलर रेड होता है, और तो पानी का कलर भी कैसा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। इसीलिए हम उसे रेड टाइड बोलते हैं। तथा समुद्र की लहरें भी लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं, और वो बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि बहुत लाल रंग का उजाला आ रहा है। आप चित्र में देख ही रहे हैं कि रेड टाइड्स हैं वो अलग ही रंगें बिखेर रहे हैं। आइए अगला जानेंगे। अगला है प्रोटोजोआ के 4 समूह बताना है। इन समूह को किस आधार पर बांटा है? तो प्रचलन अंग के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा है। कशाबिका, जिसको हम बोलते हैं जूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडेना जो अमीबी है, थर्ड है प्रोटोजोआ, फिर स्पोरोजोआ, उसके बाद है पक्षमावी प्रोटोजोआ जिसको सिलिएट्स कहते हैं। अगला है पादप स्वापोषी हैं। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित है? मतलब पादप, आपको मालूम ही है कि पादप कैसे हैं, स्वापोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
तो पादप जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक हैं तथा इसमें क्लोरोफिल होता है, और तो क्या कहलाते हैं, ये पादप है। तो याद रखिए जितने भी प्लांट हैं वो ग्रीन हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल उपस्थित है। तो वो अगर उनमें क्लोरोफिल उपस्थित है तो वो अपना भोजन क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो वो स्वापोषी हुए, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर रहे हैं। लेकिन कुछ पादप जैसे कीटभक्षी तथा परजीवी आंशिक रूप से क्या करते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी का अर्थ ये होता है कि वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, जैसे ब्लैड रवर्ट, कलश पादप, ये कीटभक्षी, अमरवेल, ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। अब है सेवलांस तथा कवकांस, मतलब उसके नाम से समझ में आ रहा है, सेवलांस, कवकांस, यानी शैवाल से संबंधित है, कवक से संबंधित है। तो शैवाल घटक को सेवलांस तथा कवक के घटक को क्या कह रहे हैं, कवकांस। इंग्लिश में इसे फाइकोबियॉन्ट कहते हैं और कवकांस को बोलते हैं माइकोबियॉन्ट। याद रखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, जो क्रमशः स्वापोषी तथा परपोषी होते हैं। स्वापोषी मतलब स्वयं भी बना लेते हैं और दूसरे जीवों से भी प्राप्त कर रहे हैं। तो शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित कर रहा है, यानी शैवाल ने भोजन स्वयं बना लिया, क्योंकि शैवाल कैसे थे, हरे थे, तो इनने स्वयं भोजन बना लिया। पर कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो क्या कर रहे हैं, कवक क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए शैवाल पर डिपेंड रहते हैं, शैवाल पर निर्भर रहते हैं। अतः शैवाल और कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल को आश्रय देता है। इस प्रकार शैवाल तथा कवक का सहजीवन लाइकेन में पाया जाता है। तो आपको यही उदाहरण याद रखना है, कवक और शैवाल का जो जीवन है वो किसमें है, लाइकेन, जिसे लिचेंस का प्लांट भी कहते हैं। अगला है, मनुष्य में एक जीवाणुविक बीमारी का नाम बताइए। मतलब मनुष्य में जीवाणु के द्वारा जो बीमारी है वही है। तो आपको याद रखना, टाइफाइड मनुष्य की एक जीवाणु बीमारी है। जीवाणुविक बोले या जीवाणु बीमारी एक ही बात है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होती है। यानी यदि जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, यदि किसी व्यक्ति को अटैक करता है पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, इन आसपास के दूसरे चीज़ों से जब फैल जाता है तो टाइफाइड की बीमारी होती है। तो आपको ये याद रखना है इस बैक्टीरिया का नाम। अगला है, किन्हीं दो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम बताना है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। तो पहला है एजोबैक्टर और दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम। देखिए ये है साइनोबैक्टीरिया की संरचना। इन संरचनाओं को आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है। तो अब आइए हम जानेंगे साइनोबैक्टीरिया की संरचना के बारे में। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक कोश की या बहुकोश की, आप देख ही रहे हो कि एक कोश का भी है और बहुत सारी सेल्सों के भी बने हुए। तो एक कोश की या बहुकोश की तंतुवत ग्राम नेगेटिव रंगीन जीवाणु, जिनमें हरित लवक ए, फाइकोबिलिन्स, प्रोटीन तथा कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाएं, तो इनकी कोशिकाएं क्या होंगी, प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है पूर्ण विकसित ना होना, और अगर यूँ बोला तो आप याद रखना कि प्रोकैरियोटिक में कम विकसित होती हैं, जिसमें कोशिकाएं की डेवलप भी नहीं है। आप याद रखिए यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है, एक है नॉस्टॉक, एनाबिना और रिवोलेरिया। तो ये हैं आपके साइनोबैक्टीरिया की संरचनाएं। इसके बाद आप ये देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, आइए अब इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। सल्फर जीवाणु किसे कहते हैं, जो जीवाणु गंधक तत्व यानी H2S से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें सल्फर जीवाणु कहते हैं। यानी ऐसा बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, H2S से अपना भोजन, H2S का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए वो जीवाणु का नाम क्या रख दिया, सल्फर जीवाणु। अतः थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस
सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग में लाते हैं और ये जीवाणु अत्यधिक अम्लता को भी सह लेते हैं। तो देखिए सल्फर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे क्रिया कर रहा है तो बन रहा H2SO4, अल्कोहल, जल और ऊर्जा बनता है। ये सल्फर जीवाणु से इस तरह से अल्कोहल और जल और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये है सल्फर बैक्टीरिया जो मैंने पहले ही बताए थे। ये सल्फर बैक्टीरिया जो हैं याद रखिए H2S से सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दिया, सल्फर बैक्टीरिया। अगला है प्लाज्मिड तथा एपिसोम्स क्या हैं। तो कभी कभी जीवाणु की कोशिका द्रव्य में कभी कभी क्या होता है, जीवाणु की जो कोशिका द्रव्य है उसमें मुख्य डीएनए तंतु के अलावा, यानी जो मुख्य डीएनए तंतु तो होता ही है पर उसके अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी छोटी आनुवांशिक इकाइयां डीएनए भी पाई जाती हैं। यानी जो मुख्य डीएनए है वो तो ठीक है पर और दूसरी छोटी छोटी इकाइयां हैं वो पाई जा रही हैं, तो वो कहलाती है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड मुख्य आनुवांशिक इकाइयों से संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तब इन्हें एपिसोम कहते हैं। यानी जो प्लाज्मिड उनके साथ इकट्ठा है, बड़ा मुख्य डीएनए उसके साथ छोटी छोटी अवस्था जीवी हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप में क्या कहा, एपिसोम कहा। ये इकाइयाँ आनुवांशिक संवहन तथा आनुवांशिक पुनर्योजन में भाग लेते हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब है रिकॉम्बिनेशन, जैसे ही उसमें कॉम्बिनेशन में परिवर्तन होता है तो ये क्या करती हैं, उसके सपोर्ट करने का कार्य करती हैं। ये देखिए ये प्लाज्मिड सेल्स हैं। ये प्लाज्मिड सेल्स क्या कर रही थी, अभी अपन ने देखा कि डीएनए मुख्य डीएनए से मिलकर क्या कर रही थी, एपिसोम बनाने का कार्य कर रही थी। ये भी डीएनए जो मेन डीएनए मुख्य डीएनए है उसकी संरचना है। अब हम जानेंगे कवक किस गुण में मानव से समानता रखता है। देखिए कवक फंजाई जो है वो किस गुण में मानव से समानता रख रहा है, बिल्कुल है ना जीव। कवक मानव के समान विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल है सही, क्योंकि मनुष्य भी क्या कर रहा है, अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित है। तो कवक मानव के समान विषमपोषी होते हैं तथा भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो कवक भी अपना भोजन का संग्रहण किसके रूप में कर रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में, और हमारा भी भोजन किसके रूप में हो रहा है, ग्लाइकोजन में। अगला है सहजीवी पौधे से आप क्या समझते हैं। तो सहजीवी जब दो पौधे परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है आपस में क्या करे, लेन देन करे सामान का, तो वो भी डिपेंड है वो भी डिपेंड है। वैसे ही प्लांट होते हैं जब दो पौधे परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और साथ साथ तो रहते हैं, पर एक ऐसे पौधे को सहजीवी पौधा कहते हैं, मतलब वो साथ रह रहे हैं और दोनों को ही लाभ पहुंच रहा है। जैसे लाइकन में क्या होता है, किसको लाभ पहुंच रहा है, शैवाल तथा कवक, ये सहजीवी के रूप में रहते हैं, इन्हें हमने पहले ही जाना। अगला है LSD, वेरी इंपॉर्टेंट। LSD का पूरा नाम और इसे किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिडिक डाईएथिल एमाइड। रिपीट कर रही हूँ, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, ये LSD का पूरा नाम। यह एक भ्रम पैदा करने वाला पदार्थ है, यानी ऐसा लगता है कि वो पदार्थ वहाँ दिख रहा है, वो कार्य कर रहा है, पर उसका भ्रम होता है। तो वही बता रहा है, भ्रम पैदा करने वाला पदार्थ है जिसे क्लीविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। आप क्लीविसेप्स परप्यूरिया को चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन में हरे रंग की जो फफूंद लगी है वही है पेनिसिलिन। तो आइए हम जानेंगे कवक को किस वंश से, यानी कवक के किस वंश से पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक, यानी पेनिसिलियम क्या है, एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक है वो किससे प्राप्त हो रही, किस कवक से प्राप्त हो रही। तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम नामक वंश के कवक पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम
आदि जातियों से प्राप्त प्रतिजैविक है। तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुआ है। तो आपको चित्र के माध्यम से समझ ही आ रहा हो कि पेनिसिलिन किस तरह से प्राप्त हुआ। अगला है कवक जगत की कोशिका भित्ति की विशेषता बताना है। तो कवक जगत की कोशिका भित्ति जो है इसका प्रमुख घटक जो है वो सेल्यूलोज के स्थान पर एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड काइटिन होता है। यानी कि जो कवक है उसके ऊपर का जो आवरण है किसका बना हुआ है, काइटिन का, पॉलीसैकेराइड काइटिन का बना होता है। अगला है शैवालीय कवक किस वर्ग की कवकों को कहा जाता है। देखिए शैवालीय कवक तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक सदस्य को शैवालीय कवक कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक को क्या कहा, शैवालीय कवक कहा। अगला है मोल्ड। मोल्ड किन कवकों को कहा जाता है, तो फाइकोमाइसिटीज तथा एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। अभी ऊपर हमने देखा था कि किसको, फाइकोमाइसिटीज के कवक जो हैं इस वर्ग को क्या कहा हमने, शैवालीय कवक का। अब मोल्ड्स किसे कह रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज तथा एस्कोमाइसिटीज के सदस्य को क्या कहा, मोल्ड कहते हैं। अब आ जाता बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप क्लियरिटी देख रहे हैं, आपको इसी तरह नीट एंड क्लीन बैक्टीरिया का चित्र बनाना है। तो आपको पेपर में आएगा कि एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाकर उसके चारों तरफ जो उपस्थित हैं उसकी कोशिकाएं और जो उसकी सेल्स के अंदर जो पाए जाने वाले प्लाज्मेट, कशाभिका, पक्षपटल, पेशी भित्तिका और उसमें पाई जाने वाली झिल्ली, द्रविकाएं और राइबोसोम, इन सारे नामों के साथ क्या करना है, इस चित्र का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है मिथेनोजेंस पर टिप्पणी, यानी मिथेनोजेंस जो हैं वो क्या हैं, तो वे सूक्ष्म जीव जो मीथेन गैस बनाने का कार्य करते हैं वे आर्कीबैक्टीरिया समूह के अंतर्गत आते हैं। अभी जब हमने पहले देखा आर्कीबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आ रहे थे, मेथेनोजेंस के अंतर। तो वे सूक्ष्म जीव जो मीथेन गैस बनाते हैं वे आर्कीबैक्टीरिया समूह के अंतर्गत आते हैं और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनमें अन्य बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जैसे वायरस, कवक, शैवाल। तो आप चित्र के माध्यम से ही देख रहे हैं कि ये कवक, शैवाल, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये मेथेनोजेंस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, इसलिए इनके नाम पर ही इन्हें क्या कहा, मिथेनोजेंस कहा। अब आप याद रखिए कि मेथेनोजेंस क्या है, क्योंकि उनने कौन सी गैस उत्पन्न की, किस गैस से बनाते हैं, ये मेथेनोजेंस से। तो आपको याद रखना ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने जाना कि जीवाणुओं का वर्गीकरण यानी जीव जगत का जो वर्गीकरण है किस तरह से किया जाता है। तो हमने आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को बहुत अच्छी तरह से जाना। इस प्रकार अगले वीडियोस में मैं इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और टिक मार्क्स के सारे क्वेश्चन को लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियोस यहीं तक। आज की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।